क्लासिकल लैंग्वेजेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, और आपको पता होगा यदि आप करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो अपडेट हुआ है ये डाटा, है ना, इस बीच में। ठीक, तो उसको अपडेटेड हो करके ही अपडेटेड देखेंगे, है ना। पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद अपडेटेड देखेंगे हम लोग। और 2024 की बात है जब क्लासिकल लैंग्वेजेज अपडेट हुआ है। ओके, तो भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है ना। एक जब मैं एग्जाम दे रहा था नेट जेआरएफ का, उसमें ये प्रश्न आया था। ठीक है, या फिर हो सकता है एमए वाले में आया था। एमए वाले में तो हमारा पता नहीं माइंड क्या काम कर रहा था, 22 और 24 में हमेशा मैं कंफ्यूज था। ओके, तो और एमए के दौरान मैंने 24 लगा के आ गया था एमए के एंट्रेंस के समय। ठीक है, तो समझिए कि भाई इतना इजी प्रश्न भी आप गलत कर देते हैं कि 22 और 24 में आपका कंफ्यूजन रहता है ना। हाँ सर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता हाँ है रहता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अब इतने क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत ही हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, कि तीसरा चौथा रैंक आ गया आपका। सब आश्चर्यचकित भी हो गए, ये लोग कहाँ से दम के। ओके, तो 22 भाषाएं और समान की बात हो रही है, इसलिए दोनों जगह बराबर है। ये भी आप कुछ ऐसा करके याद रखिए, है ना। हालांकि 22 भाषा हिंदी वाले नहीं भुलाते हैं, उस समय हो सकता है मैं पूर्ण ना हुआ हूँ। ओके, तो रागिनी जी जुड़ना चाह रही हैं। तो 22 भाषाएं तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है। ये आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी, अभी बताया जाएगा, है ना। राजभाषा से संबंधित बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये भी और इसके लिए भी। ओके, इसी प्रकार कतिपय भारतीय भाषाओं की पहचान की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 आधिकारिक मापदंड हैं। तो ये मापदंड हम लोग देख लेते हैं क्या मापदंड है। क्या पता यही चारों मापदंड आपको दे दे, है ना, और सेलेक्ट करने के लिए दे दे कि ये सही है, ये सही है ना, 1 2 सही, 2 1 सही, कुछ इस तरह का बने, है ना। उस भारत के आरंभिक ग्रंथ सॉरी उस भाषा के आरंभिक ग्रंथों या अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता लगभग 1500 से 2000 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब उस भाषा में कोई ग्रंथ जो लिखा गया हो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। उस भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा के बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा अमूल्य विरासत समझा जा रहा हो। ओके, ये भी एक बात है। उस भाषा की मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय से न ली गई हो। ओके, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसीलिए शास्त्रीय भाषा और उसके प्रवर्ती रूपों में विच्छिन्नता हो सकती है। तो ये चल सकता है ना, थोड़ा सा यहाँ लिबरल हो गया है। बाकी व्याकरण पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है, किन्हीं के पास है तो भेज दीजिए। ओके, हमारे बच्चे बहुत क्यूट क्यूट हैं, है ना। तो इतनी सारी बातें याद और जो टेक्निकल वर्ड आया है जैसे 15 से 2000 वर्ष की होनी चाहिए, बाकी ये सारे चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन टेक्निकल ये आ गया 1500 से 2000, तो इस तरह का पूछा जा सकता है। अब तक ये 6 सर मतलब बाकी पॉइंट जो है ना सर, मतलब एक थोड़ा सा अपने इजी वे में समझा दीजिए ना, इजी लैंग्वेज में, कौन याद रहेगा। कौन। जैसे ये 4 पॉइंट है ना, हाँ हाँ, तो एक तो समझ में आ गया कि 1500 से 2000, बाकी 4 पॉइंट जो है ना, मतलब एक लाइन में अपने इजी लैंग्वेज में समझा दीजिए ना तो ओके बढ़िया ओके रहेगा। ओके। यहाँ देखिए कि जैसे मान लीजिए संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज माना गया है। सेकंड पॉइंट समझिए, संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज माना गया है, तो संस्कृत बोलने वाली जो पीढ़ी है ना, तो उन किताबों को अपना विरासत समझ रहा। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए रामायण है, वाल्मीकि का रामायण, है ना,
तो उसको हम लोग विरासत समझ रहे हैं भाई। या फिर जो भी संस्कृत बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है, संस्कृत बोलना बोलने वाले भी उन रामायण को विरासत समझ रहे हैं, है ना। तो उस भाषा में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको विरासत समझा जा रहा हो। ओके। उसके बाद मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस अनुवाद के भरोसे जी रहे हैं, या फिर कुछ और के भरोसे जी रहे हैं। तो कुछ कुछ जो वर्ड है, जैसे विरासत हो गया, इसको आप अपने में कॉपी कर लीजिए। मौलिक वर्ड को कॉपी कर लीजिए। जो साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए वो मौलिक होनी चाहिए। ओके। उसके बाद अ, और ये जो है थोड़ा बहुत यहाँ देखिए विभिन्नता पाई जा सकती है। जो भी पहले की साहित्यिक, जैसे पहले के जो संस्कृत थे, क्या वैसे ही संस्कृत अभी भी लिखे जा सकते हैं या लिखे जाते हैं? तो आप बिल्कुल कहेंगे नहीं लिखे जाते, या पहले की हिंदी या आपकी हिंदी में अंतर है ना। तो वही विभिन्नता पाई जा सकती है। तो विरासत, मौलिक और विभिन्नता, है ना, ये तीन बात याद रखिएगा। और विषेणता का मतलब यहाँ डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि अब तक जो है लोग संस्कृत का प्रयोग करें ही करें, है ना। तो कुछ ट्रांसफॉर्म होकर के भी प्रयोग कर रहे होंगे, या किसी और भी भाषा को मिला हुआ है ना। तो वो अभी आपको आश्चर्यचकित रूप से पता चलेगा कि पहला लैंग्वेज संस्कृत नहीं है जिसे शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है। ओके। तो उसके पीछे कारण है ना, अभी आएगा। ओके। तो ये जो है, इस डाटा को हम लोग अपडेटेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ठीक। तो अभी तक ये 6 नहीं, अब 11 हो गया है ना। तो इसी को अपडेटेड फॉर्म में अब पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो आप लोगों की किताब में अपडेट होगा। तो वाई इज लैंग्वेज डिक्लेयर एज क्लासिकल? क्यों क्लासिकल लैंग्वेज हम डिक्लेयर करते हैं? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेज? ओके। यहाँ तीन ही क्राइटेरिया दिखाया गया है। हाई एनिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर द 1000 ईयर, है ना। यहाँ देखिए अब सिर्फ 1000 ईयर कर दिया है, और ये नया वाला डाटा है आपका। देखिए 1000 ईयर। अब ए बॉडी ऑफ वही ना, 1 ही 1000 है सर। हाँ। मतलब हमको लगता है ना सर कि ये डेटा कुछ नहीं देगा कि 1000 या 1500 करके देगा कुछ, ये पॉइंट हम्म। बनाएगा तो। हम्म। दे सकता है ना। तो ओवर 1000 ईयर दे रखा है ना, तो अब यहाँ आप इस डाटा को भी अपडेट कर लीजिएगा, है ना, कि 1000 वर्ष वाली है। ए बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड एज ए वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, जो सेकेंड पॉइंट आपका था वो है ना। द लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड मस्ट नॉट बी बोरोड फ्रॉम द अनदर स्पीच कम्युनिटी के। तो वही बात है कि दूसरे कम्युनिटी से उठाया ना गया हो। तो तीसरा वाला जो, सॉरी, फोर्थ जो पॉइंट आप लोग पढ़ रहे थे ना, ये वाला, ये डिसकंटिन्यू हो गया। ये डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है। तो विरासत वाला ना सर। वही कि जो है थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, अभी चिंता आ सकती है। जो ये पॉइंट, हम्म, ये खत्म हो गया। तो ये तीन ही। विरासत वाला दिया है ना। हाँ, बाकी ये तीन विरासत वाला तो है ही भाई। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वही तो है ना। तो हम्म, 3 पॉइंट आपको दे रखा है ना। इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेज नोन एज क्लासिकल लैंग्वेज। इट इज सेट द फॉलोइंग कैरेक्टेरिया। ओके। तो ये कैरेक्टेरिया है। ओके। अब देखिए द कैरेक्टेरिया। अच्छा। ये देखिए। द कैरेक्टेरिया वेर रिवाइज इन नवंबर 2005 एज फॉलो, एंड संस्कृत वाज डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज। ओके। देखिए। आप लीजिए। हाँ देखिए ना सर, वो तो यही रिवाइज किया है। ओके, फिर से। तो इसलिए जो है, हाँ। द इसमें 4 कैरेक्टेरिया, लाइन इसमें सेम दे दिया है सर, वही वाला। ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, वो वाला है। ठीक है। मतलब ये वाला। हाँ, ठीक। और उसके आगे भी है, इसको देखिए। द कैरेक्टर, फिर से रिवाइज किया है सर। इस ये भी रिवाइज है। ओके, देखते हैं क्या है। और पहले देख लेते, फाइनल तो ऐसा नहीं है, और तो नहीं रिवाइज है जाए, नहीं है अब। ओके। नहीं, 2024 वाला सही है, वही कर लीजिए। ओके। द कैरेक्टर, अब तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ना। ओके। देख लेते हैं। हाई क्वालिटी 1000 अभी याद नहीं रखना है। एंटीक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर पीरियड, सेम चीज़ है
है ना। पहला जो पॉइंट हम लोग किताब में पढ़े वही पॉइंट ये है, ओके, कि 1500 से 2000 वर्ष तक का जो है हिस्ट्री, मतलब वही कोई किताब लिखा गया हो उससे पहले, ओके। A body of ancient literature texts which is considered a heritage by generation of speakers। सेकेंड पॉइंट भी जो हम लोगों ने पढ़ा वही है। नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट, यहाँ देखिए प्रोज लिखा हुआ है। प्रोज मतलब इन एडिशन टू पोएट्री, इपिग्राफिकल एंड द इंस्क्रिप्शन एविडेंस, ओके। तो जो है आपका प्रोज टेक्स्ट का है ना, मौलिक सर, हाँ, ओरिजिनल। प्रोज मतलब ये आपका गद्य हो गया ना, गद्य टेक्स्ट का। द नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट, ओके, नॉलेज टेक्स्ट होना चाहिए गद्य रूप में। हाँ, इपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, मतलब इसका इपिग्राफिकल और इंस्क्रिप्शन एविडेंस होना चाहिए, है ना। ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये एविडेंस भी चाहिए इनको। अभी इपिग्राफिकल और इंस्क्रिप्शनल मतलब खुदाई करके, मतलब कहीं पत्थर पे खुदा हुआ हो, हाँ, या लिखा हुआ मिल जाए, ओके। द क्लासिकल लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द करेंट फ्रॉम द और कुड बी डिसकंटिन्यू, ये फोर्थ पॉइंट वही है ना, फोर्थ पॉइंट वही है, ओके। तो जो आपका ये जो थर्ड पॉइंट आपने क्या पढ़ा था यहाँ, है ना, ना ली गई हो, ये है, ओके। तो ये आपका इसमें क्या है, नॉलेज टेक्स्ट। तो जो थर्ड लाइन था आपका, ये थर्ड वाला पॉइंट, ओके, किसी अन्य समुदाय से न ली गई हो, ओरिजिनल होनी चाहिए, ये पॉइंट हट करके, है ना, उसके जगह क्या होना चाहिए, लिख दिया है कि प्रोज कम से कम आपका एपिग्राफिकल और इंस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मतलब कहीं पत्थर पे लिखा हो, कुछ इस तरह की बातें होनी चाहिए, ओके। हाँ, उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट, यही पॉइंट है, ये पॉइंट फोर्थ पॉइंट है, ठीक हो गया, क्लियर। तो यही आप कैरेक्टरिया याद रखेंगे 2024 वाला, ओके। तो अब बताइए कि जो नई किताब होगी वो अपडेट हुआ होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होना चाहिए, है ना, और यही अपडेटेड, हाँ सर, जब 2024 का दिया है तो होगा ही। है ना, तो ये आपको दिखेगा। तो वही है कि चूँकि भाई हमारे पास 2020 वाली किताब है ना, तो उस समय तो भाई ये चीज़ नहीं आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये आप कर देख गुड देख मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग। एक बार और फिर से इसको बता दीजिए तो। ठीक है, ठीक है। देखिए, पहली बात ये कहा जा रहा है कि कोई किताब मतलब किसी लैंग्वेज में 15 से 2000 साल पहले कोई किताब लिखी गई हो, पहली बात। दूसरी बात, जो उनके जनरेशन से बोलने वाले हैं ना उस भाषा के, है ना, उस किताब को विरासत समझ रहा हो, एनिशियंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड हेरिटेज, है ना। ये पॉइंट याद रखेंगे, हेरिटेज, बस हेरिटेज आपके याद रखने से आपके माइंड में आ जाएगा कि उसके जो जनरेशन्स हैं वो, जैसे रामायण की बात मैंने की थी, या और भी कोई एनिशियंट टेक्स्ट है ना, पंचतंत्र हो गया या कुछ और हो गया, है ना, तो उसको जो बोलने वाले नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनको विरासत समझ रहे हो, ओके। दूसरी बात ये हो गया। तीसरी बात ये हो गया कि गद्य कम से कम इपिग्राफिकल और इंस्क्रिप्शनल होनी चाहिए, मतलब पत्थर पे खुदाई करके कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, कहीं पत्थर पे खुदाई हुआ हो या फिर कुछ आपको ऐसा टेक्स्ट मिल जाए, हाँ, जो उसके एविडेंस चाहिए, प्रोज के कम से कम, है ना। पोइट्री का तो आपका मिल जाएगा, लेकिन प्रोज के भी चाहिए, है ना, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट, है ना, ओके। इन एडिशन टू पोइट्री, पोइट्री का मिल जाए चलेगा, लेकिन प्रोज भी चाहिए, ओके। यही प्रोज मतलब गद्य, है ना, जैसे कहानी पढ़ते हैं, ओके, उस तरह की बातें की जा रही है। तो संस्कृत में सिर्फ रामायण ही नहीं है, संस्कृत में और सारे लैंग्वेज मतलब और सारी किताबें हैं, ओके। ये तमिल में और सारी किताबें हैं जो दोनों में लिखा गया होगा, पोइट्री और प्रोज दोनों में लिखा गया, ओके। दूसरी ये देखिए, हाँ, क्लासिकल लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द करेंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यू विथ द लेटर फॉर्म्स ऑफ द ऑफशूट्स, मतलब वही जो नए जनरेशन आए हैं वहाँ कुछ न कुछ विच्छिन्नता पाई जा सकती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जा सकती है,
ओके, तो यहाँ डिसकंटिन्यू वर्ड याद रख लीजिए, यहाँ प्रोज वर्ड याद रख लीजिए, है ना, यहाँ हेरिटेज वर्ड याद रख लीजिए। और प्रोज याद जब करेंगे ना तो ये इपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस का मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले ये नहीं था, है ना, इपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ये ऐड किया गया है, ये बड़ी बात है। ओके, तो रागिनी जी आप बताइए क्या समझी हैं। किताब बंद कर लीजिए, जो समझी है अपने लेमन लैंग्वेज में 4 पॉइंट मुझे समझा दीजिए। जो भाषा के बारे में ही बात हो रही है ना। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब शास्त्रीय भाषा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पहले 1500 ये 2000 के बीच में छपी थी संस्कृत में, मेरे समझ में आया। चलिए चलिए, आपको हाँ करेक्ट मैं करूँगा, आप बस बोलिए। हाँ, तो संस्कृत को पहले क्लासिकल माना गया, उसके बाद और 3 पॉइंट बताइए। 1500 से 2000 आप बोली हैं, उसके बाद पत्थर पे लिखा हुआ कुछ होना चाहिए जो मतलब प्रूफ हो कि हाँ ये भाषा है। जैसे गद नहीं मिला। और उसके बाद का नहीं ध्यान। 2 पॉइंट आप याद की हैं, लेकिन यही बात मैं ये आप तो पहली बार आप कह रहे थे ना कि संस्कृत को हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये बात पहली बार संस्कृत को नहीं दिया गया था, याद रखेंगे, पहली बार दिया गया था तमिल को ना। ये देखिए आपको मिलेगा, ये देखिए लैंग्वेजेज, है ना। 2004 में पहली बार किसको दिया गया था, तमिल लैंग्वेज को दिया गया था, है ना। उसके बाद 2005 में संस्कृत। सर क्या मैं बोल सकता हूँ? बोलिए सर, आप जैसे इसमें बता रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज का अगर मतलब उसको क्लासिफाइड करना होगा तो 1500 से 2000 साल कम से कम पुराना रिकॉर्डेड टेक्स्ट और लिटरेचर होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति और जनरेशन जो है उसका हेरिटेज होना चाहिए। मान लीजिए किसी के बोलचाल में वो भाषा आ रहा है तो एंशिएंट लिटरेचर उसका तो मिले ही, साथ ही उसका जनरेशन और व्यक्ति भी उस जनरेशन का मिले, ये भी रिक्वायर्ड है। और साथ ही साथ मतलब प्रोज गद्य में और पद्य में, और खुद किसी पत्थर वगैरह पे उत्खनित किया हुआ भी और इंस्क्रिप्शन के रूप में भी इसका साक्ष्य मिलना चाहिए, है नहीं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ पूरा क्राइटेरिया करेगी तब जाकर के उसको न्यू क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में। नहीं, एक पॉइंट आप भी छोड़े, डिसकंटिन्यूटी वाला कंटिन्यू। अच्छा, मतलब कोई कहते हैं। हाँ बोलिए आप बोलिए। एक क्राइटेरिया ये भी है एक्नॉलेज करने का क्लासिकल लैंग्वेज, जिसमें मतलब पुराने समय के फॉर्म से डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो उसको समझने में थोड़ा सा मुझे लगता है दिक्कत हुआ है शायद, इसलिए मैं मिस कर रहा हूँ। इसको सर आप बता दीजिए डिसकंटिन्यूअस वाला फिर से। वही कह रहा हूँ ना कि अभी मान लीजिए वर्तमान काल में आप कोई किसी तमिल बोलने वाले से मिलते हैं या संस्कृत बोलने वाले से मिलते हैं या तेलुगु बोलने वाले, किसी से भी जिसे भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया उनसे मिलते हैं, तो वो उसी समय का लैंग्वेज नहीं बोल रहा होगा। भले वो तमिल बोल रहा है लेकिन उसी फॉर्म में नहीं बोल रहा होगा, है ना। कुछ ना कुछ विषमता पाई हो गई, है ना, कुछ ना कुछ उसमें अलग तरीके से वो लोग बोल रहे होंगे, यही चीज़ है। ओके, तो 4 पॉइंट में ये पहला पॉइंट ये है कि वो भाषा 1500 से 2000 साल पुरानी होनी। जैसे सर आप सेकंड पॉइंट में वो बोले ना कि कोई व्यक्ति हो सकता है उतने पुराने व्यक्ति ना भी मिले, लेकिन पुराने व्यक्ति नहीं, विरासत उन जैसे ग्रंथ वगैरह हो, कहीं महाभारत इस टाइप से कोई, जैसे हाँ, तो न्यू जनरेशन जो है ना, जनरेशन जो न्यू वाला है उन टेक्स्ट्स को विरासत मान रहे हो, है ना। ये उसका मतलब है सेकंड पॉइंट का। टेक्स्ट जो लिखी गई है उसको विरासत माना जा रहा है नए जनरेशन के द्वारा, ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जो प्रोज है और पोइट्री तो हो ही, प्रोज भी होना चाहिए, है ना।
आपका इंस्क्रिप्शनल के फॉर्म में या एपिग्राफी के फॉर्म में कहीं न कहीं किताब में लिखी हुई हो या पत्थर पे खुदा हुआ हो, कुछ न कुछ उसके एविडेंस मिलने चाहिए। ओके। और फोर्थ पॉइंट यही है कि जो जनरेशन्स अब के जनरेशन है, तो पुराने वाले जो लैंग्वेजेज हैं जैसे संस्कृत ही हो गया, तमिल ही हो गया, अब मान लीजिए कि भाई जो रामायण वाली संस्कृत है ना, तो वो वाली संस्कृत हम लोग अभी नहीं बोल रहे होंगे, थोड़ा सा चेंजेज आया होगा, है ना। तो यही बात की जा रही है कि डिसकंटिन्यूटी भी दिखे पर रहनी चाहिए, है ना। डिसकंटिन्यू दिखे तो भी एक्सेप्टेबल है। ओके, तो चलिए 4 मतलब डिस्टिंक्ट एवोल्यूशन में ये बोले कि सर डिस्टिंक्ट एवोल्यूशन में ये कह सकते हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर है वो आज के मतलब आधुनिक समय से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये हो सकता है। और उसका मतलब और उसका जो हाँ अच्छा ठीक है। सीधा से हमारी ना मतलब अपडेटेड फॉर्म में मान लीजिए कि हिंदी ही हम बोल रहे हैं और उसका कुछ अपडेट फॉर्म में कोई वर्ड आ गया, तो मतलब बोलना हिंदी ही है लेकिन थोड़ा सा अपडेट फॉर्म में कुछ हो, डिसकंटिन्यू हो गया हो। चलिए कोई बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग। छोड़िए ना, वर्ड देखिएगा, पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अभी तक जो ये किताब कह रहा था कि 6, तो 6 की जगह अब 11 देखेंगे पहली बात। ओके, और 11 कब कब दिया गया है ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तमिल को दिया गया है ना। और आपको ऐसा फील हो रहा होगा जब आप इसकी मतलब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा फील होगा कि आप कहीं आईएएस की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ चैप्टर्स में ऐसा फील होता है कि आप आईएएस का जीएस पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए तमिल 2004, और एक ऐसी भी बात बन जाती है कि फर्स्ट लैंग्वेज तमिल है ना कि संस्कृत। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो तमिल है, और ये काम किया गया था अक्टूबर 2004 को। ठीक है, उसके बाद संस्कृत 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ा 2008 में, 13 में मलयालम, 14 में ओडिया। ओके, ठीक, इतनी सारी बातें हैं। उसके बाद सर इसको आप करंट में भी पढ़ाए थे ना, तैयारी फॉर में शायद? हाँ पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, है ना। ये देखिए चीज़ मैंने पढ़ाया था। ओके, क्योंकि देखिए बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अक्टूबर 2024 की बात है। हाँ, जब 5 नए लैंग्वेजेज ऐड किए गए थे, और 5 नए लैंग्वेजेज में देखिए कौन कौन है। मराठी है, पाली है, प्राकृत है, ओके, असामी है और बंगाली है। ओके, तो असम और बंगाल एक साइड हो गया। ओके, मराठी अपना एक साइड हो गया, पाली प्राकृत अपना जोड़ी में है। तो पाली प्राकृत, असामी, बंगाली और मराठी, तो ये 5 नए लैंग्वेजेज कब ऐड किए गए हैं? 2024 में। ओके, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए पहले से लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा सीरीज उल्टा कर दिया है। ओके, यहाँ लिखना चाहिए था तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़ीसा। ओके, ये सीरीज है। ओके, इन्होंने पहले संस्कृत का नाम लिख दिया है। ओके, थोड़ा भावुक हो गए होंगे लिखने वाले। पीआईबी कर ही लीजिए ना, ये static.pib.gov.in। ओके, तो हम लोग जहाँ जहाँ से हमें मिल रहा है अपडेटेड डाटा, मैं वहाँ से आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, है ना। वही है, मेरे नॉलेज में जितना है भाई उतना तो अपडेट कर ही दूंगा, और हमें सोर्स पता है कि कहाँ से अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो कोई मुझे ये सीरीज बता सकते हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, ईयर वाइज आप बताएंगे तो आपको सीरीज वैसे ही याद हो जाएगा। यानी कि तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ा 2008 में, मलयालम 13 में, ओडिया 14 में, फिर 24 में 5 लैंग्वेजेज में पहला नाम आप याद रखे थे असामी बंगाली, दूसरा याद रखे थे पाली प्राकृत, और 5th में आप याद रखे थे, पहला में 2 आप बोल दिए, दूसरे में 2 बोल दिए, और 5th में आप मराठी। ओके, तो कोई मुझे ये लिखवा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। आप में से कोई तैयार है? जी हाँ सर, सर, लिखवा दें। जी सर। चलिए आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक 2004 एक मिनट, आप दोनों रुक जाइए। करीना रागनी बताइएंगे?
जी सर। बताइए। तमिल, हम्म इस भी याद नहीं हो है सर अभी। चार तमिल, आके तमिल का कम से कम तमिल, चार याद रखें। हाँ। तमिल, संस्कृत, हम्म मलयालम हम्म और दो था मराठी। नहीं, और सीरीज मुझे चाहिए था। चलिए आप इतना ही बोल दीजिए, 11 लैंग्वेज बता दीजिए, चलिए कम से कम ये बता दीजिए। 11 लैंग्वेज। हाँ बताइए। पॉसिबल है, देखिए रागनी करीना दोनों कह रहे हैं, रागनी और करीना दोनों को कह रहे हैं, तो करीना रागनी है ना। ये चीज याद रखना, पॉसिबल है या चांदनी जो भी है ना, कि 11 के 11 लैंग्वेज आपको याद हो जाएगा। और वही बात है ना, जब जिस सीरीज में हम बता रहे होते हैं उसी सीरीज में आपका माइंड भी एक्सेप्ट करते रहेगा तो अच्छा रहेगा। और अपने माइंड को उसी समय कहिए कि हाँ एक्सेप्ट करो तुम, और ये पॉसिबल है एक्सेप्ट कर पाना, है ना। चलिए 11 बताइए कम से कम। बोलिए सर बोलिए, मेरे कोई को। हाँ आप ही को कह रहे हैं करीना। अच्छा। हाँ। ये सब 5 जो बताया अभी उसको छोड़ के। नहीं नहीं, टोटल 11 है ना। छः। जी। बताइए। मलयालम, हम्म तेलुगु, हम्म संस्कृत, हम्म डोंगरी भी है ना सर? नहीं नहीं, हाँ। सॉरी सर, मेरे से अभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, लेकिन यही बात है और मेरी चांदनी। प्रिय भाषा बताओ। बताइए रागनी बताइए। तमिल, हम्म 12 अक्टूबर 2004 में। हम्म। संस्कृत 25 नवंबर 2005 में। हम्म। तेलुगु 31 अक्टूबर है। ऐसे इतना नहीं याद रखना है, बस ईयर याद रखिए, इतना एग्जैक्ट डेट क्यों याद रखेंगे। और मलयालम अगस्त 13 में। हम्म उड़ीसा हम्म 14 में। ओके। और एक और। उड़ीसा की जगह ओडिया बोलिए ना, उड़िया। ओडिया होगा ना सर? हाँ। अच्छा, उड़िया। और एक और याद है। 5 और याद नहीं है। सीरीज नहीं, में बता दी उसका सर। मैं नहीं चलिए देखी। रुस्तम बताइए, रुस्तम बताइए। हाँ बोलिए। वो क्लास हो रही थी तब मुझे इतना ही, मतलब इतना ही आया था। ठीक है, रुस्तम उसके बताइए। आगे कहीं हुई होगी। हाँ सर, ये तमिल 2024 में, हम्म और संस्कृत 2024 संस्कृत में। 2005 में। ये सॉरी, 4 सर, क्या? 2004। हम्म ये 4 में। बोलते जाइए। तेलुगु और कन्नड़ 2008 में। हम्म मलयालम 2013 में। और उड़िया जो हो गया 2014 में। ये 5 हो गया उधर, और जो ऐड हुआ है सर 2024 में, हम्म वो है मराठी हम्म और पाली संस्कृत। हम्म 2 हो गए। हाँ, उसके बाद असामीज, हम्म असम और बंगाली। ओके। ठीक है, मुझे लगता है आप भी एक मिस किए हैं, है ना। देख लीजिए कौन सा मिस किए आप, है ना, क्योंकि आपने कहा था 5 ये हो गया, है ना। क्योंकि इधर है कितना, 6, और बाद में 5 ऐड किया गया है। सर उधर 6 और इधर 5। नहीं नहीं, इधर आपका 6 है ना, और बाद में 5 ऐड किया गया ना। हाँ, बाद में 5 वही कह रहे हैं, बाद में 5 ऐड किया गया, ठीक उधर है, 6 है। तो तो हमें हम 6 देखिए तो बताए हैं सर, आपके तमिल माइंड में। संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया। हुँ, ठीक है। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि क्वेश्चन आया था 2014 में, किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है। ओके, तो हमें याद था उड़िया। ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, कि बाकियों का भी याद होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, एक तो प्रश्न इनमें से बन सकता है कि पहला लैंग्वेज कौन सा था, तो आप कहेंगे तमिल। ठीक है, संस्कृत, चूँकि जनरली लोग संस्कृत मार के आएंगे, ठीक है, जो नहीं पढ़े रहेंगे वो संस्कृत मार के आ जाएंगे। लेकिन संस्कृत को 2005 में दिया गया, ये बात याद रखेंगे। बाकी 2 लैंग्वेज तेलुगु और कन्नड़ 2008 की है। मलयालम 2013, ओडिया 14, और 24 में 5 लैंग्वेज मराठी, पाली, प्राकृत
और असमी बंगाली। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। ओके, और इसके आगे हम कुछ नहीं याद रखेंगे। इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लोग नहीं याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए संतोष कुमार, रितु कटारिया एंड अवस्थी नायर। ओके, ये सभी मिलके इस आर्टिकल को लिखे हैं। ओके, हो सकता है कि किसी दिन किसी और का भी नाम देख सकते हैं यहाँ। ओके, क्योंकि यहाँ जाते हैं हिंदी वाले ही, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज वाले ही, ये सब जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश वाले जाते हैं। अच्छा लगता है। क्लियर हो गया? तो इतना हम देख लिए। उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है, हम चाहें तो केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा की उन्नति के लिए निम्नलिखित लाभ देती है। संबंधित भाषा में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह किया जाता है कि शुरुआत के तौर पर कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषा की विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित विद्वानों हेतु वृत्त पीठों प्रोफेशनल चेयर की स्थापना की जाए, और ये हो रहा है ना। बीएचयू में ही देखेंगे आप, जितनी बातें अभी पढ़ रहे थे ना, जितने सारे लैंग्वेजेज, सभी लैंग्वेजेज की पढ़ाई होती है। ओके, जितने आपने 11 के 11 यहाँ देखा, सभी की पढ़ाई होती है यहाँ। चूँकि मैं आर्ट्स फैकल्टी में हूँ तो भाई मैं देख रहा हूँ। हाँ सर, होती है, इसी फॉर्म वगैरह डालते हैं तो दिखता है उसमें। भारत में तकनीकी शिक्षा के परिदृश्य तो देख लेते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अब अपडेट हो गया है। ओके, तो आपके पास जो नई किताब है उससे एक बार देख सकते हैं। मुझे लगता है ना सर, ये सब टेक्नोलॉजी वाला मुझे सिर्फ कॉलेज याद रखना चाहिए। हाँ, पहला कॉलेज या कुछ देख लेते हैं। भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रबंधन, फार्मेसी, अप्लाइड कला, शिल्प कला, होटल प्रबंधन आदि आते हैं। ओके, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, जो कि अब रुड़की उत्तराखंड में चले गया, लेकिन अब ये पहले उस समय उत्तर प्रदेश ही था, है ना, और 1847 में स्थापित हुए थे। ओके, फिर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रांतों में 1856 में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुए थे, है ना। ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, आप लोग तुरंत कहेंगे 1857 था ये, है ना, तो वो यूनिवर्सिटीज़ थी। ओके, ये लेकिन ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज 1856 में खोला गया था। बंगाल में स्वदेशी नेताओं ने बहुत सारे संस्थान आरंभ किए, जिनमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जादवपुर ही बच पाया। अब यह जादवपुर यूनिवर्सिटी बन चुका है, और ये बात सही है। और इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे, खास करके मेरे कई सारे क्लासमेट्स, ओके, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस विश्वविद्यालय में काफ़ी तकनीकी कोर्स शुरू किया, और अभी देखिए IIT BHU इसी का परिणाम है ना। एक ही वर्ष ऐसे ही वर्ष 1930 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर में भी तकनीकी शिक्षा शुरू हुई। ओके, तो इस तरह की बातें हैं, तो आप कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब IIT रुड़की अब हो गया है। ओके, तो रुड़की में 1847, फिर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 1856। ओके, बाकी इधर ना भी याद रखें तो चलेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ओके, ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को देखते हैं हम लोग। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना परामर्शी निकाय के रूप में 1945 में की गई, और बाद में 1987 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोनों बात आप याद रखेंगे। 1945 में स्थापित और संवैधानिक दर्जा 1987। ओके,
अखिल भारतीय तकनीकी परिषद तकनीकी संस्थान खोलने और नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, तकनीकी संस्थाओं में दाखिले क्षमता में विविधता के लिए अनुमोदन देता है। ओके। अखिल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत तकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के बृहद परिदृश्य में स्नातकोत्तर, अवर स्नातक, डिप्लोमा, इस तरह के डिग्री दिए जाते हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं याद रखेंगे, है ना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भी वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुख्यालय दिल्ली में है, क्षेत्रीय कार्यालय बस देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं, याद मत रखिएगा, है ना। AICT के क्षेत्रीय कार्यालय, लेकिन UGC के क्षेत्रीय कार्यालय आपको याद रहना चाहिए। कितने क्षेत्रीय कार्यालय थे UGC के? 6 सर। 6। हम्म, दिल्ली में तो 3 है, आपको पता है, मतलब दिल्ली मुख्यालय, मेन मुख्यालय, फिर 2 और है ना। लेकिन 6 अलग अलग शहरों में है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो मुझे बताएंगे 6 किस किस शहर में है? बताइए, किसी को याद है तो बताइए। सर एक तो कलकत्ता में है, हम्म पुणे में है, हम्म हैदराबाद में है, हम्म और कहाँ है? हैदराबाद, पुणे, कलकत्ता, भोपाल, बेंगलुरु। भोपाल, बेंगलुरु, सही बात है। और एक और है, के बगल में गुवाहाटी। गुवाहाटी, असम। हाँ, ठीक है, ओके। गुवाहाटी, असम। अभी असमी और बंगाली एक साथ पढ़े हैं, ऐसे कलकत्ता और गुवाहाटी जी 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 लीजिए। जी, ठीक है। सब याद रहेगा। हाँ, तो देखिए, बाकी जो इनएक्टिव मेंबर हैं हमारे, वो लोग भी जो कि बता दिया गया है, तो उन सारी बातों की याद रखिए, वरना आप पूरा चैप्टर पढ़ के गए रहेंगे और पता चलेगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो जो किताब, आप कितने लोग किताब ले लिए हैं? सभी लोग हाथ उठाइए तो। जो अभी लिए नहीं है सर, अभी आएगा, बुक कर दिए। ठीक है, जो ऑर्डर भी कर लिए वो भी हाथ उठा सकते हैं। तो देखिए, किताब नहीं लिए हैं तो किताब ले लीजिए। बिना किताब का कैसे याद रखेंगे क्लासिक कितने हैं, है ना, या UGC के रीजनल सेंटर कहाँ है। ओके, ये याद कैसे रह पाएगा? ओके, AICT का भले नहीं याद रखना है, लेकिन ये तो क्लासिकल लैंग्वेजेज कैसे याद रहेगा, है ना। तो हम ये वाला भेज दे रहे हैं, अभी ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, है ना। तो ठीक रहेगा, 1 मिनट में भेज दे रहा हूँ। सर आज जैसे आप भी डाउनलोड करते हैं सर, तो अपडेटेड वाला डाउनलोड करते हैं ना? मैं तो जब भी करूँगा अपडेटेड ही करूँगा ना। हाँ सर, तो वो भी भेज दिया कीजिएगा, जैसे इसका जो पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, तो ये तो मैं भेज देता हूँ ना, कल जैसे भेज दिया था ऐसे ही आज भी भेज दे रहा हूँ। तो हम्म, अपडेटेड रहेगा वो तो भेजूंगा ही, ये मसला अलग ही है। ओके। सर यहाँ पे भेजने से अच्छा है सर टेलीग्राम पे भेज दिया कीजिए, उस पे एक जगह पे रहता है। अभी टेलीग्राम पे ही भेजा जा रहा है। हाँ, अब टेलीग्राम लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया हूँ ना, तो मॉम से मलयालम, उड़िया, मराठी याद रखिएगा। PP से पाली प्राकृत और AB से असामीज बंगाली। मॉम, PP, AB। कई बार हमें वैसे ही याद रहता है, दिक्कत यही है। हाँ, और सबसे पुराना लैंग्वेज तमिल, मतलब रिकॉग्नाइज में तमिल किया, उसके बाद संस्कृत, कन्नड़ा एंड तेलुगु। नहीं, जैसे आप भी बता देते हैं सर कि ऐसे याद रखिएगा जोड़ा में या फिर उस टाइप से, तो उस टाइप से भी हाँ याद हो जाता है। हाँ, तो वही बात है। अब हम मॉम इस तरह की चीज़ों को कहेंगे कि इग्नोर करिए, है ना। मॉम वाले सर से। UGC का मेन मुख्यालय दिल्ली वो हो गया, और हाँ। उसका जो अलग अलग जगह जो है वो है पुणे, भोपाल, कोलकाता, और हैदराबाद, गुवाहाटी, बंगलोर। हम्म क्या बात है। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज चला गया। ओके, तो
वही है जो डाटा दिया गया है उसको देख लीजिएगा, और 2024 वाला जो एडिशंस है, क्योंकि पीडीएफ इंग्लिश में है ना, तो अब इसका कोई जुगाड़ हम नहीं लगा सकते, पर यह है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में, ठीक है। चलिए, इसमें सर भाषा जो करवाए हैं उसमें 5 है शास्त्रीय भाषा, तो वही बस याद रखना है कि 11 भाषा का भी इस भी याद रखना है। 11 और 11 का इसमें 5 का तो वैसे भी याद नहीं रखना है, 2024 नया वाला है ना। शुरुआत का जो 6 है उसका डाटा मतलब आपको अलग अलग याद रखना है। सबसे पहले कितना है, तमिल 4 में है, उसके बाद 4 संस्कृत है, संस्कृत है ना, 5 में, उसके तेलुगु बाद और कन्नड़ दोनों 8 में है, हाँ मलयालम 13 में और ओडिया है 14 में। 14 में, देखिए आपको याद है ना। और बाकी इधर आपका मराठी, पाली प्राकृत और असमी बंगाली, है ना, इधर हो गया 2024 में। तो चलिए, उम्मीद है कि अब आप नहीं भूलेंगे। तो एआईसीटी का जो मुख्यालय है, जो क्षेत्रीय स्थिति है, वो आपका कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, चंडीगढ़, मुंबई, भोपाल, बेंगलोर, है ना। ठीक, इसमें गुवाहाटी आपको नहीं दिख रहा होगा। सर 1 मिनट सर, मराठी, पाली प्राकृत और 2 कौन सा नाम बोले सर? मराठी, पाली प्राकृत, असमी बंगाली। अच्छा, ओके, चलिए ये नहीं याद रखेगा, एआईसीटी के जो 7 क्षेत्रीय कार्यालय है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बस इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रख लीजिएगा। ओके, आपके माइंड में यदि रह गया 7 क्षेत्रीय कार्यालय एआईसीटी का तो ये अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्यायन, ओके, एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो यहाँ हम लोग नैक वैक की बात करेंगे, देखते हैं। यह नीट की परीक्षा के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए, है ना। प्रत्यायन शिक्षा संस्थानों में एक संस्थागत स्वीकार्य गुणवत्ता है, और इसको भी हम अपडेटेड फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ओके, तो NIRF का जो बेसिक जानकारी है ना, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसका अपडेटेड रैंक अभी ही देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है याद करने का, ओके, कि उस समय हम बता देंगे। अभी ही अपना नोट कर लीजिए, और उस समय आप लास्ट मोमेंट में देख लीजिएगा कि NIRF रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी का क्या स्थिति है, किस कॉलेज की क्या स्थिति है। हाँ, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, द्वारा 29 सितंबर 2015 को आरंभ किया गया। बेसिक पॉइंट यही है कि NIRF रैंकिंग 2015 से आरंभ किया गया। NIRF रैंकिंग NIRF ने पहली बार विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी और प्रबंधन संस्थानों के लिए पहली भारतीय रैंकिंग 2016 को जारी करते हैं। ओके, वर्ष 2017 की सूची 3 अप्रैल 2017 को जारी की जाती है, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, देश में मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA करते हैं। ओके, तो NAAC और NBA द्वारा जो है वही असेसमेंट, जैसे कॉलेजेस को ग्रेड मिलता है, जैसे किसी कॉलेज को A+ मिलता है, किसी को B मिलता है, किसी को C मिलता है ना, किसी को A मिलता है, किसी को B+ मिलता है, तो ये NAAC द्वारा दिया जाता है। ओके, NBA का कार्य उतना नहीं है, ओके, लेकिन NAAC बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके कॉलेजेस के लिए। ओके, अभी अपडेटेड फॉर्म में हम देखेंगे। इस फ्रेमवर्क में भारतीय दृष्टिकोण का अनुकरण किया जाता है। इसमें भारत के पर केंद्रित मापदंड जैसे विविधता और विस्तार के शिक्षण, अध्ययन, अनुसंधान में श्रेष्ठता इत्यादि पर बल दिया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर 5 मानक है, और 5 मानक देखिए क्या है। ओके, शिक्षम, अधिगम, समागम, हो सकता है कि यही 5 मानक पूछ लिया जाए, है ना। NIRF का 5 मानक क्या क्या है देख लीजिए। शिक्षम, अधिगम, समागम, हाँ, टीचिंग संसाधन यहाँ है, समागम नहीं है, संसाधन होगा। शिक्षण अधिनियम संसाधन, है ना, तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएं,
और स्नातक परिणाम ग्रेजुएट आउटकम्स। ओके, पहुंच एवं समावेशिता, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, अवधारणा परसेप्शन। ओके, तो ये 5 आपका मापदंड है NIRF रैंकिंग का। ओके, और NIRF रैंकिंग का आउटपुट हम लोग देखेंगे अभी। ओके, तो 2015 में लाया गया था, पहली बार 2016 में NIRF रैंकिंग आया है ना, बस इतनी बात है। वर्ष 2017 में जारी की गई रैंकिंग तो ये हम नहीं देखेंगे। ओके, अभी हम बताएंगे कहाँ से देखना है। ओके, की रैंकिंग के लिए बहुत तरह के संस्थान हैं। देखिए अलग अलग रैंकिंग, ये जो आपको दिखाया गया है इतने सारे हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं NIRF की वेबसाइट पर। ओके, फिर से हम चलेंगे आपके वेबसाइट पर लेकर के। ठीक, चलिए, और इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं रहता है तो आपको भी याद नहीं रहेगा, तो इसको ये पॉइंट जो है आप लास्ट मोमेंट में देख करके जाएंगे, है ना। तो 2025 का तो अभी आया नहीं है, तो 2024 का ही देख करके जाएंगे। ये देखते हैं NIRF की वेबसाइट पर हम आ गए हैं। आपको मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सब दिख रहे होंगे, है ना। ये देखिए पैरामीटर्स आपको दे रखा है, अभी पैरामीटर हम लोग पढ़ चुके हैं ना। स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो विद द एम्फेसिस ऑन द परमानेंट फैकल्टी, कंबाइंड मैट्रिक of faculty with PhD, financial resource and other their utilization, online education, multiple entry exit knowledge system and regional। ओके, तो ये टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंतर्गत इतने सारे चीज़ आ रहे हैं, तो आप बस टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज याद रखेंगे, है ना। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज, ओके, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ओके, इंक्लूसिवनेस अभी पढ़े थे, और पीयर परसेप्शन। ओके, परसेप्शन भी आपने पढ़ा था। तो ये सारे जो मानक आप यहाँ देखे थे, है ना, ये मानक आप जो देखे थे वही सेम चीज़ है। कहाँ गया ये मानक आपने यहाँ देखा था ना, ये शिक्षण अधिगम संसाधन, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ओके, अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ओके, ग्रेजुएट परिणाम, ओके, ग्रेजुएट आउटकम्स, मतलब ग्रेजुएट करने के बाद कितने लोगों को नौकरी लग गई, इस तरह की बातें होती है ग्रेजुएट आउटकम का मतलब। ओके, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी मतलब होता है भाई कितने लोगों तक, ओके, कितने लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, है ना। अवधारणा, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो ये है 5 पैरामीटर। ओके, 5 पैरामीटर आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। ओके, या फिर वहीं से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशंस, और नोटिफिकेशन देखिए 2016 में पहली बार जारी किया गया है और अभी 2024 में हम खड़े हैं। ओके, तो आपको जो भी देखना है देख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए 2024 का। ओके, ये अपडेटेड रहेगा आपका। ओके, तो 2024 में देखिए ओवरऑल कैटेगरी है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी है। ओके, उसके बाद देखिए इतने सारे कैटेगरी हैं, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इनोवेशंस, स्टेट, तो ये सारा है। एक मिनट देखते हैं, PDF के फॉर्म में मिल जाए तो और अच्छी बात रहेगी। ये देखिए 5 आपका पैरामीटर्स दे दिया। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद 116 पेज का है, जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, ये सब कुछ नहीं करना है। ये सब भी नहीं करना है। ओवरऑल कैटेगरी देखना है हम लोगों को, ओवरऑल किसको क्या मिला है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज देख लेना है, कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटी हम लोग देख लें। ये सारा डाटा आप लिख के काम का बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये PDF मैं भेज दे रहा हूँ, लेकिन हम देख लेते हैं यहीं से वेबसाइट के फॉर्म में ही देख लेते हैं। PDF भेज दे रहा हूँ।
इसमें इतना थोड़ी होगा सर, ये सब देख लेंगे सिर्फ कि कितना फैकल्टी है, ये याद बस रख सकते हैं। बस रैंक देखना है, ओवरऑल रैंक, है ना। तो वो तो बस बता ही दीजिए तो। हाँ, अभी बता दे रहा हूँ। इंडिया रैंकिंग 2024 टॉप 100 इन ओवरऑल कैटेगरी। तो ओवरऑल कैटेगरी का 3 कम से कम याद रखेंगे, है ना। ओवरऑल कैटेगरी में कम से कम 3 याद रखने हैं। ओके, दिख पा रहा है टॉप ओवरऑल, ठीक। तो इसमें कम से कम 3 रखना है। मद्रास, IIT मद्रास हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हो गया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हो गया। तो IIT मद्रास, है ना, उसके बाद ISC बेंगलोर, और उसके बाद आपको IIT बॉम्बे दिख रहा है। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो IIT दिल्ली है और कानपुर भी है। ओके, तो ये ओवरऑल कैटेगरी मैक्सिमम 5 याद रखेंगे, मिनिमम 3 याद रखेंगे आप, है ना, मैक्सिमम 5। हाँ, पहले आया और 5 न याद रहे, कुछ न याद रहे, कम से कम IIT मद्रास टॉप पर है, ये आपको तो याद रखना ही रखना है ना, ओवरऑल कैटेगरी में। क्योंकि ओवरऑल कैटेगरी ही पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है कि ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो आप लगाएंगे IIT मद्रास। लेकिन टॉप 5 कौन कौन है? ओके, तो IIT मद्रास हो गया, ISC बेंगलोर हो गया, फिर IIT शुरू हो गया बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर। ओके, बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर। ओके, ये तो ओवरऑल कैटेगरी हो गया। तो हम ओवरऑल कैटेगरी से बाहर निकलते हैं। अब आता है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। ओके, तो उसमें IIC बेंगलोर को भी यूनिवर्सिटी माना गया है, तो ये हो जाएगा। फिर JNU हो गया, फिर जामिया हो गया। ओके, फिर मणिपाल, देख लीजिए मणिपाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना। और फिर हमारा BHU भी दिख रहा है, ये अच्छी बात है। 5th नंबर पे अपना BHU भी दिख रहा है। ओके, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग UGC के बारे में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में, तो यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ओके, तो बेंगलुरु, IIC बेंगलोर हो गया, JNU, जामिया, मणिपाल और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए मणिपाल प्राइवेट 4th पोजीशन पे है, और ये बहुत बड़ी बात है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आना। ओके, और ये भी बतलाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है। सर ये इंडिया का रैंकिंग है, और वो ये जो पहले बताया वो भी इंडिया का रैंकिंग था, वो ओवरऑल कैटेगरी में था। ओवरऑल कैटेगरी का मतलब होता है कि हम वहाँ टेक्नोलॉजी वाले को भी देख रहे थे, मेडिकल वाले को भी देख रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ को भी देख रहे थे, सबको देख रहे थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को देखा जा रहा है। अच्छा। ठीक है, क्लियर। हम्म, हाँ, तो IIC बेंगलोर, JNU, जामिया, मणिपाल और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बाकी इसमें दिल्ली का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 6 पोजीशन पे है। हाँ, अमृता विश्व विद्यापीठ, है ना, कोयम्बटूर में है ये। ओके, और एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी बात है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर टेक्नोलॉजी, इतना सारा है। ओके, हमने देखेंगे। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं अब जो आ रहा है ना, सेक्शनल आ रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप का देखेंगे, है ना। ये क्या है? टॉप 50 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं याद रखेंगे हम। ओके, स्टेट पब्लिक मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में, हाँ, अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप पर है, बस। स्टेट पब्लिक है ना, समझ रहे हो? स्टेट पब्लिक वहाँ आप जो देख पा रहे थे, है ना, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में देख पा रहे थे, तो वहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल हो सकता है ना। लेकिन जो अभी देख रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, तो उसमें अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप किया है स्टेट यूनिवर्सिटी में। बाकी यूनिवर्सिटी कैटेगरी के टॉप 5 आप याद रखना है। ओके, और इधर बस एक एक करके देखेंगे। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी है, बस, बहुत ज़्यादा है। ओपन यूनिवर्सिटी में देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटी, पहला इग्नू आ रहा है। ओके, बाकी नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद गुजरात। ओके,
कुछ स्किल यूनिवर्सिटी है, ये सब नहीं देखेंगे आप लोग, है ना। सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में है, ये सब नहीं देखना है। टॉप कॉलेज ये देखेंगे हम, है ना। जो टॉप कॉलेज है वो हिंदू कॉलेज ड्यू का, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी कॉलेज है। मिरांडा हाउस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, अब तो मेरे ड्यू का ही है सर। है। स्टीफेंस कॉलेज भी ड्यू में ही है। ओके। आत्माराम सनातन धर्म, आत्माराम में से आप रोहन पढ़े ना, आत्माराम से नहीं, शहीद भगत से पढ़े हैं। जी सर, सही भगत। आत्माराम से भी कोई पढ़े हैं? आप कहाँ से धौला कुआं में है, धौला कुआं मेरा में है यार। शिवाजी है सर, मेरा ये नहीं है। ओके। तो हिंदू कॉलेज आपको याद रहना चाहिए बस। मिरांडा हाउस का लड़कियों के लिए काफ़ी फेमस कॉलेज है। हमारी एक मित्र इसी में पढ़ रही थी और अपने आप को बिल्कुल ऐसे बदल रही थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। ओके। नवोदय में थी तो बिल्कुल अलग थी, वहाँ गई तो बिल्कुल अलग दिख रही थी, है ना। खैर, कहाँ सर? ड्यू में? हाँ तो मिरांडा एग्जाम बंद कर देना। मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी वो। अच्छा, मिरांडा आई थिंक लगता है गर्ल्स का ही है। हाँ, सिर्फ गर्ल्स है वहाँ। तो हिंदू मिरांडा स्टीफंस ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं, कॉलेज में एक ही याद रखना है ना सर, हिंदू कॉलेज दिल्ली। बस हिंदू कॉलेज दिल्ली में है, ये तो सबको पता है, ये नहीं पता है आप लोगों को, है ना। ARST कॉलेज से सर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ज्यादा मतलब बेटर है, लेकिन NRIF ने उसको पीछे कर दिया, इसको आगे ले आए। कोई बात नहीं, अब जो है रहने दीजिए। तो टॉप, हिंदू में मेरे साथ ही सर पढ़ता था नवोदय में, वो हिंदू में पढ़ता। तो हिंदू, हमारे तो कई सारे मित्र हिंदू वाले हैं। ओके। तो हिंदू बस याद रखिए, बाकी मिरांडा और स्टीफंस याद हो जाए तो ठीक ही रहेगा, टॉप कॉलेज। बाकी हम और देखते हैं क्या है। रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं याद रखेंगे, वैसे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखिए IIC बेंगलोर का नाम आ रहा है टॉप पे, तो वो तो वैसे भी ओवरऑल रैंकिंग में IIC बेंगलोर का रैंक क्या है? सेकंड है सर, सेकंड। ठीक है। अब क्या है, टॉप 10 इनोवेशन यूनिवर्सिटी, है ना, ये नहीं देखेंगे। वैसे IIT मुंबई का नाम आ रहा है, बड़ी बात नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, चूँकि मद्रास IIT मद्रास जो है वो अपने आप में टॉप पर है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी में भी टॉप पर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ऐसे हाँ, याद रख लीजिए, है ना। बस मद्रास याद रखिएगा और नहीं याद रखेंगे। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, वैसे भी ABC है ना। तो AB आपको दिख पा रहा है ना, तो आपका अहमदाबाद याद रखेंगे। मैनेजमेंट कॉलेज में हमेशा टॉप पे ही रहता है IIM अहमदाबाद। ओके। उसके बाद फार्मेसी जामिया हमदर्द काफ़ी फेमस है ना, फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द। ओके। उसके बाद हम देखते, इतना डाटा नहीं याद रखना है। ये टॉप एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अच्छा, रुड़की को एग्रीकल्चर प्लानिंग मिल दिया है, क्या बात है। IIT रुड़की। आर्किटेक्चर था ना सर, एग्रीकल्चर था या अच्छा, आर्किटेक्चर था? आर्किटेक्चर है क्या? ओके ओके ओके, वही मैं सोच रहा था एग्रीकल्चर कैटेगरी में कैसे आ गया, तो आर्किटेक्चर कैटेगरी में है ना, तो IIT रुड़की का नाम आया है। ओके। लॉ में देख लीजिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये भी याद रखेंगे लॉ में, है ना, बहुत लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ओके। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है। उसके बाद हम देख लेते हैं मेडिकल, तो इसमें तो आपको तो भाई एम्स दिल्ली ही होगा, इसके अलावा कौन आएगा टॉप मेडिकल कॉलेज में? एम्स दिल्ली। ओके। उसके नीचे क्या क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, हाँ, PGI कहा जाता है इसको, है ना। पूरे हिमाचल वाले जितने हैं जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं वो PGI आ जाते हैं, है ना। PGI दिल्ली चंडीगढ़ में है, तो समझ सकते हैं वह कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होगा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ओके। बस एक ही याद रखिए, एम्स, और अधिक से अधिक PGI चंडीगढ़। जब शिमला गया था तब मैं PGI का नाम सुना था,
ओके, डेंटल कैटेगरी में नहीं याद रखेंगे, कितना याद रखा जाए, आने दीजिए। ओके, तो इतने सारे हमने देख लिया। सर फार्मेसी में क्या बोले थे सर, कौन सा जगह है? जामिया हमदर्द, जामिया, जामिया हाँ हमदर्द। जामिया हमदर्द फार्मेसी काफ़ी फेमस है ये। ओके, दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी मैं भेज दे रहा हूँ। जामिया मिलिया ना सर? जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया है यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत ही आता है जामिया हमदर्द। अच्छा, हमदर्द। कहाँ है सर ये जगह, दिल्ली में, जामिया में? कहाँ? दिल्ली दिल्ली, दिल्ली में ही। फार्मेसी। तो हो गया सब। ठीक है, तो डाटा मैं भेज दिया हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। और ये NIRF 24 और पैरामीटर्स आप देख रहे हैं ना, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च सर एंड प्रोफेशन। सर यूनिवर्सिटी में बेंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, मणिपाल, और दो कौन सा था सर? जामिया और BHU। अच्छा। तो ये मैं PDF भेज दिया हूँ, है ना, तो उसमें से भी देख सकते हैं, नहीं तो अभी आपको रुकना है तो देख लीजिए, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, तो वहाँ से मिला लीजिएगा अच्छे से आप लोग। और इसको अभी भले याद ना हो, लेकिन आपको उस समय याद होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसी समय आप रिवीजन करिएगा। अभी हो सकता है कि याद करके भूल भी जाए, ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए होता है। ओके, तो ओवरऑल कैटेगरी में देख रहे हैं आप। फिर इसके बाद है यूनिवर्सिटीज कैटेगरी, यहाँ है ना। देखिए जामिया थर्ड पोजीशन पे है, ऐसी बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू, जामिया, फिर मणिपाल, फिर बनारस यूनिवर्सिटी। ओके, जामिया थर्ड पे हो। ओके, और चौथा पोजीशन पे मणिपाल। हाँ मणिपाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है। जी। उसके बाद BHU फिफ्थ पे है। फिर इसके बाद पब्लिक स्टेट, इसको तो ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस एक ही हमने कहा था याद। अन्ना यूनिवर्सिटी। हाँ, तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। ये तो डाटा दिख ही रहा है ना, आपके पास डाटा दिख रहा है। ओके, कितने पेज से कितने पेज तक पढ़ लेना है। वैसे भी अब जो क्लास किए हैं उनको पता लग जाएगा ना कि कहाँ से हमें पढ़ना है। ओके, तो 41 पेज से आपका 42 पेज से शुरू होता है। ओके, लिख देता हूँ। साहित्य सहचर में एक लड़की जुड़ी है जिसका नाम है वैदेही। वाह, क्या ग्रुप में दिख रही है। तो इतनी सारी बातें हैं। ओके, और अपडेट हम लोग पढ़ रहे हैं तो समय लगेगा, लेकिन ये बात है कि भाई क्वेश्चन आएगा, जहाँ से वहाँ समय लगे तो दिक्कत नहीं है। तो ये पेज आपका कंप्लीट हो गया ना। जैसे आर्किटेक्चर में अभी इस बार कौन आया है, IIT रुड़की, है ना। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यही है ना। कॉलेज में भी यही है। ओके, मेडिकल में दिल्ली। हाँ, कॉलेजेज में हिंदू कॉलेज टॉप पे है, उसके सेकंड पोजीशन पे मिरांडा है ना। प्रबंधन में, प्रबंधन में इस बार उल्टा है, IIM अहमदाबाद है ना। ओके, विश्वविद्यालय रैंकिंग में यही है टॉप पर। ओके, कभी BHU थर्ड पोजीशन पे था, है ना। अभी लेकिन 5th पोजीशन पे है। मेडिकल कॉलेज में सेम चीज़ दिख रहा है दोनों, है ना। इवन सेम चीज़ थर्ड तक भी दिख रहा है। ओके, एम्स दिल्ली हो गया, अभी ये हो गया आपका PGI चंडीगढ़। ओके, क्रिश्चियन कॉलेज वेल्लोर, है ना। तो कई सारे डाटा सेम रह गया, कई सारे डाटा उलट पुलट हुआ है। ओके, ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और बातें। थके तो नहीं आप लोग? नहीं सर। ओके, अब देखिए, सर 9 बजने वाला है।
ठीक है। तो नैक है, नैक का फुल फॉर्म कल बताया गया था, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। क्या होता है, डायरेक्ट यही फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। ओके, तो आप असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन दोनों याद रखेंगे। नैक में पहले असेसमेंट आता है, फिर एक्रेडिटेशन आता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये याद रखेंगे। ओके, राष्ट्र और नैक के बारे में हमने कल बात भी कर लिया था। ओके, तो आप लोग को याद भी होगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं कि नहीं। कल मैंने बात किया है नैक के बारे में, कब बना, किस तरह से बना। ओके, या फिर आपका मन है तो एक बार पढ़ देते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का अनुसरण करते हुए स्थापित किया गया, जिसमें भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता मूल्यांकन करने पर विशेष बल दिया गया था। इसका मुख्य अधिदेश उच्च शिक्षा की संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों अथवा उसके या अधिक एकांकों, विभागों, संस्थाओं, कार्यक्रम आदि का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रत्यायित एक्रेडिट करना। ओके, पहले असेसमेंट करेगा फिर एक्रेडिट करेगा ना, तो इसीलिए पहले असेसमेंट आता है फिर एक्रेडिटेशन आता है। ओके, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई नई पद्धति के अंतर्गत उच्च शिक्षा को 2 चरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें प्रत्यायित किया जाता है। ओके, तो पहले असेसमेंट फिर एक्रेडिट, सर 2007 के अकॉर्डिंग रूल जो बना है। हाँ बोलिए। सर नेक का फुल फॉर्म क्या बोले थे? नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नहीं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल अच्छा, असेसमेंट। है ना। ये ऐसे ही डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और बदल देगा, जैसे नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, तो आप गलत कर देंगे। असेसमेंट पहले फिर एक्रेडिटेशन। ओके, पहले असेसमेंट करेगा, मूल्यांकन करेगा, तब ना क्रेडिट देगा। क्रेडिट देने का मतलब होगा B+ स्कोर हुआ, A+ स्कोर हुआ, B हुआ, A हुआ, C हुआ, C+ हुआ, इस तरह का कैटेगरी बना हुआ है। ओके, चलिए कम से कम नैक कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। यह संस्था AICTE द्वारा स्थापित की गई है। ओके, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA अलग है, नैक अलग है। ओके, तो NBA जो है AICTE का है। ओके, और ये जो है नैक UGC का है। ओके, याद रखेंगे, UGC द्वारा स्थापित लिखा है ना, और ये जो है AICTE द्वारा NBA स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी पाठ्यक्रम का आवधिक मूल्यांकन करना और यह संस्था या प्रोग्राम को मान्यता देने या रद्द करने के लिए अधिकृत है। इसमें प्रत्यायन प्रक्रिया का वित्त पोषण से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क का कार्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। तो ये जो आपका NIRF रैंकिंग जो है ना, उसमें यही NBA और नैक ही पार्टिसिपेट करता है ना। इन्हीं दोनों को कहा गया है कि जाओ पता लगाओ, है ना। तो NIRF रैंकिंग में ये दोनों NBA है ना, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, और नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एक्रेडिटेशन ओके बोर्ड, तो ये कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा स्थापित किया गया होगा, है ना। ICAR ओके, इसके द्वारा स्थापित किया गया 1996 में। ओके, तो ये कृषि विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करेगा। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NBET, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का है, वो मतलब पार्ट है ये। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2012 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को NBCT है ना से संबद्धता प्राप्त करने के लिए उनको नाबेट द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। वैसे भी नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, ये सारी बातें।
उपरोक्त प्रत्यायन संस्थाओं के अतिरिक्त कई और प्रत्यायन संस्था हैं, यह नोट करना महत्वपूर्ण है। हालांकि हम भारत में मान्यता स्वैच्छिक है, कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व्यावसायिक संस्थानों के विशेष रूप से अनिवार्य बना दिया है। भारत सरकार इन सब प्रत्यायन संस्थाओं को एकल निकाय से प्रतिस्थापित करना चाहती है। तो ये तो बाद की बात है, अभी तक यही सारी चीज़ें चल रही है। ओके, तो इतना याद रखेंगे आप लोग, है ना। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में NIRF रैंकिंग में टॉप पर कौन है? इग्नू सर। ओके, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं, अब हम नेक्स्ट समय पढ़ेंगे। ओके, अभी चूँकि ये चैप्टर्स आपको पता है कि भाई ये चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं, तो क्या किया जा सकता है, तो जो भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है ना। पढ़ना तो ज़रूरी है, कम से ये देखिए हम लोग अभी हैं 38 पेज तक हम लोग को पढ़ना है, और 37 पेज तक, और हम अभी हैं भैया जा 30 पेज पर है सर। 30 पेज, तो 7 पेज और पढ़ना है। ओके, चलिए कोई नहीं, वो 2 दिन में हम लोग चाहेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ओके, तो जहाँ टेक्निकल है तो भाई वहाँ रुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं शाम में। ओके, अरे आज 1 घंटा 10 मिनट पढ़ लिए। ओके सर, बाय, गुड नाइट में बोलते हैं। गुड नाइट, चलिए मिलते हैं।